हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल ब्लूप्रिंट डिजिटल। मैं सचिन शर्मा, आपका फिजिक्स टीचर, आपका वेलकम करता हूं हमारे आज के इस लेक्चर में। तो हम इस लेक्चर में आज क्या पढ़ने वाले हैं वो थोड़ा सा देखते हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं का बोर का सिद्धांत, यानी कि बोहर्स थ्योरी ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स। तो हाइड्रोजन लाइक एटम्स क्या होते हैं वो हम आज इस लेक्चर में समझेंगे। साथ में जैसे कि किसी परमाणु में कोई इलेक्ट्रॉन गति करता है, सपोज कीजिए कि ये एक इलेक्ट्रॉन है तो वो इस कक्षा में घूम रहा है। तो कक्षा में घूमते समय, और जब हम कहते हैं कि ये क्या है, स्थायी कक्षा है, यानी कि इलेक्ट्रॉन इस कक्षा से दूसरी कक्षा में नहीं जा सकता, या जाएगा तो कुछ ऊर्जा उसे अवश्य चाहिए दूसरी कक्षा में कूदने के लिए। तो इस कक्षा में घूमते समय उसकी जो कक्षा की जो त्रिज्या है, जो कि नाभिक से जो त्रिज्या होगी उसकी, वो कितनी होगी। तो उस कक्षा की त्रिज्या का यहाँ पर हम देखेंगे सूत्र निकाला जाता है किस प्रकार से। इसके अलावा घूमते समय जब वो अपनी स्थायी कक्षा में घूम रहा है तो उसकी चाल कितनी है, उसका वेग कितना है, किसका वेग, इलेक्ट्रॉन का वेग। तो वो आज की इस कक्षा में आज हम निकालना सीखेंगे। तो आज इसे टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम ये थोड़ा सा जान लेते हैं कि इससे पहले लेक्चर्स में हमने क्या बता चुके हैं। जैसे कि आपको दिख रहा होगा चैप्टर नंबर 11 दिख रहा है, यानी कि परमाणु की संरचना। तो इस चैप्टर में लगभग 4-5 वीडियोस हम पहले भी पब्लिश कर चुके हैं, शायद 4-5-6 वीडियोस हो सकती हैं जो पहले पब्लिश हो चुकी हैं। और उसमें हमने क्या बताया है, तो उसमें हमने अब तक बोर के परमाणु मॉडल को समझ लिया, जो कि बोर का सिद्धांत यहाँ पर आ रहा है, वो भी हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए। तो बोर का सिद्धांत यानी बोर का जो परमाणु मॉडल था वो हम समझ चुके हैं। तो बोर कौन थे, नील बोर, इसको पूरा नाम इनका नील बोर बोला जाता है। तो नील बोर के परमाणु सिद्धांत को हमने वहां पर समझा कि किस प्रकार से उन्होंने अपने 3 अभिग्रहित दिए, यानी कि परिकल्पनाएं उन्होंने दी। इससे पहले जो नील बोर थे, तो नील बोर से पहले रदरफोर्ड अपनी परिकल्पनाएं दे चुके थे, परंतु रदरफोर्ड के कुछ एजम्पशंस ऐसे थे, यानी कि परिकल्पनाएं ऐसी थी जो कि उसके आगे के वैज्ञानिकों को हजम नहीं हुई। उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है, और गड़बड़ को पता किया गया और उसके आधार पर नए अभिग्रहित खोजे गए, जो कि किसने खोजे, नील बोर ने। नील बोर ने नए अभिग्रहित की तलाश करके उनको जो है तैयार किया। ठीक है, तो वहां से फिर बात आती है नील बोर का जो आगे की बात है हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं की, कि वो क्या होते हैं। तो उसे थोड़ा सा समझते हैं। तो हाइड्रोजन सदृश परमाणु होते क्या हैं वो थोड़ा सा देखने की बात है। तो हाइड्रोजन सदृश परमाणु से तात्पर्य उन परमाणुओं से है जो कि धनायन हो। क्या हो, धनायन हो। और कैसे धनायन हो, जिनका परमाणु क्रमांक क्या हो, Z बराबर 1 हो। जैसे कि आपको पता होगा कि हाइड्रोजन जो परमाणु होता है वो 1H1 इस तरह से हाइड्रोजन परमाणु को बताते हैं। और जो इसका ये होता है, ये इसे बोलते हैं Z। क्या बोलते हैं इसे, Z। जैसे कि हम इसको लिखना चाहें यदि और अच्छे तरीके से, तो इसे हम लिखते हैं हाइड्रोजन एटम को ZHA लिखते हैं। क्या लिखते हैं, ये क्या है, परमाणु क्रमांक, और ये क्या है, द्रव्यमान संख्या, और ये क्या है, हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोजन एटम यानी हाइड्रोजन परमाणु का परमाणु क्रमांक नीचे लिखा जाता है इस तरह से, और ये घात के रूप में ऊपर जो लिखा जाता है ये इसकी द्रव्यमान संख्या लिखी जाती है। तो ये कितना होता है, 1H1 होता है। और इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर Z कितना हो गया, Z आपका 1 हो गया। किसके लिए, हाइड्रोजन के लिए। और द्रव्यमान संख्या भी इसकी 1 हो गई। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है, यानी कि हाइड्रोजन परमाणु में कितने इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, मात्र एक ही इलेक्ट्रॉन घूमता है। और ये कैसा है, ये धनावेशित कण है। कैसा है, ये धनावेशित कण है, यानी कि धनावेशित होता है परमाणु। हाइड्रोजन परमाणु कैसा होता है, धनावेशित होता है। तो यहाँ पर जो बात कर रहे हैं हाइड्रोजन सदृश परमाणु की, वो धनायन की बात कर रहे हैं कि ये ऐसा धनायन होना चाहिए। सदृश से मतलब क्या है, सदृश से मतलब है कि हाइड्रोजन जैसा, यानी हाइड्रोजन परमाणु जिस तरह का है उसके जैसा दूसरा अन्य कोई परमाणु, उसे क्या कहेंगे, हाइड्रोजन सदृश परमाणु। और उससे तात्पर्य ऐसे धनायन से है जिसका परमाणु क्रमांक Z बराबर 1 है। जिसका परमाणु क्रमांक कैसा है, Z बराबर 1 है, और जिसकी कक्षा में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन है जो चक्कर लगा रहा है। यानी कि इसकी कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, केवल एक ही इलेक्ट्रॉन होता है जो चक्कर लगाता है। आगे बात आपको समझ में, बात करते हैं अगले पॉइंट की। तो अगले पॉइंट में हम कहते हैं कि माना
किसी हाइड्रोजन सदृश परमाणु की nv बोर कक्षा की त्रिज्या, कोई हाइड्रोजन सदृश परमाणु मान लिया और उसमें हमने कहा कि nv बोर कक्षा है कोई, यानी कि भाई हमें तो हाइड्रोजन परमाणु लेना है, हाइड्रोजन सदृश परमाणु लेना है, तो उसकी जो nv बोर कक्षा है तो वो हम देख के चल रहे हैं कि nv बोर कक्षा की त्रिज्या के लिए हम सूत्र निकालेंगे, यानी कि त्रिज्या क्या है rn के लिए हम सूत्र निकालेंगे, एक जनरल सूत्र बनाएंगे, एक व्यापक सूत्र बनाएंगे। हमें मतलब नहीं कि एक कक्षा है, दो कक्षा है, तीन कक्षा है, हम तो n कक्षाओं के लिए सूत्र निकालेंगे और उसके बाद में हम कहेंगे कि z बराबर 1 रख के निकाल दो। अब z बराबर 1 रख के निकाल दो और n बराबर 1 रख के निकाल दो। तो हमें मतलब है फिलहाल एक व्यापक सूत्र से, जो व्यापक सूत्र हमारा निकलना चाहिए, तो वो कैसे निकलेगा, तो हमने nv बोर कक्षा हमने अपने पास से मान ली कि किसी परमाणु की n कक्षाएं हैं, उनमें से nv बोर कक्षा जो है, बोर कक्षा से मतलब क्या है, बोर कक्षा से मतलब है कि बोर का नाम इसमें जुड़ गया कि उस बोर यानी नील बोर ने इस सिद्धांत को सुझाया था, तो यहाँ पर जो वो कक्षा के बारे में बता रहे थे तो nv बोर कक्षा इसे कहा गया। ठीक है, वैसे इसका मतलब है nv कक्षा से, तो कहा गया कि ये nv बोर कक्षा क्या है, ये nv बोर कक्षा है और इस nv बोर कक्षा में जो त्रिज्या है ये rn है, यानी त्रिज्या कितनी r होगी, r के n की जो nv कक्षा के लिए है तो rn हो गया, और इसकी जो चाल होगी यानी कि v जो होगा चाल, उसके नीचे vn लगा दिया नीचे, ठीक है, सबस्क्रिप्ट के रूप में vn लगा दिया, ये तो vn आ गया है हमारा ये। तो इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल कितनी है, vn है, चाल कितनी आ गई, vn आ गई, और इस चाल से ये परिक्रमा कर रहा है, घूम रहा है किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहा है परमाणु के भीतर, और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान भी हमने मान लिया जो कि होता है m होता है, m इन्होंने यहाँ पे द्रव्यमान माना। और बोर के प्रथम अभिग्रहित के अनुसार, तो बोर ने प्रथम अभिग्रहित ये दिया था कि nv कक्षा में परिक्रमा कर रहे इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग होना चाहिए, वो कितना होना चाहिए, कोणीय संवेग nh/2π होना चाहिए, कितना होना चाहिए, nh/2π संवेग होना चाहिए, और ये किसके बराबर होना चाहिए, mvr के बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, nh/2π mvr के बराबर होना चाहिए। यदि किसी बच्चे ने पिछला लेक्चर नहीं देखा है तो उसमें मैंने ये बताया है कि बोर के परमाणु मॉडल में पहले अभिग्रहित में ये होता है mvr बराबर nh/2π, ये मैंने पहला अभिग्रहित वहां पर बताया है। ठीक है, तो वहां पर जाकर जरूर देख लें। अब यहाँ कितना, इसमें और इसमें कितना फर्क है भाई, इतना फर्क है कि v की जगह vn रख दिया है और r की जगह rn रख दिया है, बस, इसके अलावा कोई फर्क नहीं है। तो ये बिल्कुल एज इट इज पुरानी वाली कक्षा से, जो पिछले वाली हमने लेक्चर बताया है उसमें ये चीज समझाई है। अब rn को आप नीचे ले जाओ, कहाँ ले जाओ, नीचे ले जाओ, mvn का मान निकाल लो, केवल किसका मान निकाल लो, केवल mvn का। तो mvn हमने निकाल लिया, rn कहाँ चला गया, नीचे चला गया, तो कितना आ गया, nh/2π rn। ये हमारी पहली इक्वेशन बन गई, क्या बन गई, पहली समीकरण हमें प्राप्त हो गई। अब बात करते हैं आगे की, कि जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, क्या है, इलेक्ट्रॉन जब घूम रहा है तो उसको किस कक्षा में घूमता है, वृत्तीय कक्षा में घूमता है। तो आपको पता होगा कि जब इलेक्ट्रॉन या कोई अन्य पिंड या कुछ भी जब वृत्ताकार कक्षा में घूमता है तो उसे अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। तो अभिकेंद्र बल चाहिए इसे, किसे, इलेक्ट्रॉन को अपनी कक्षा में घूमने के लिए अभिकेंद्र बल चाहिए। और वो अभिकेंद्र बल कैसे मिलेगा, अभिकेंद्र बल मिलेगा नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में जो एक बल लगता है, क्या लगता है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन के बीच में एक बल लगता है जिसे बोलते हैं विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, जिसके कारण ये आपस में बंधे हुए रहते हैं। ये आकर्षण बल होता है, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल होता है। विद्युत स्थैतिक से मतलब क्या है कि वैद्युत बल है ये, क्योंकि ये भी आवेश है और ये भी आवेश है, तो दो आवेशों के बीच में कभी भी बल लगता है तो वो वैद्युत लगता है। क्या लगता है, वैद्युत। और वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल, आकर्षण बल से मतलब आपको पता ही है कि एक दूसरे को बांधे रखने वाला जो बल होता है वो आकर्षण बल होता है। तो जो अभिकेंद्र बल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन तभी घूम पाएगा इसके चारों ओर, कब, जब उसे अभिकेंद्र बल मिल रहा हो। और अभिकेंद्र बल कौन देगा इसे, वो वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल देगा। और इसके लिए फिर ये सूत्र निकल जाता है, वो कैसे निकलता है वो देखो।
आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि जब कोई पिंड सर्कुलर मोशन में यानी कि वृत्ताकार गति करता है, ठीक है, जब कोई पिंड क्या करता है, वृत्ताकार गति करता है, यानी कि ये पिंड यहाँ वृत्ताकार गति कर रहा है, तो अभिकेंद्र बल कितना होता है, कितना होता है अभिकेंद्र बल, होता है mv²/r। कितना होता है अभिकेंद्र बल, v क्या है इसकी चाल, r क्या है त्रिज्या कक्षा की, और m इसका द्रव्यमान है, तो ये इसका ये होता है। इसके अलावा आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, क्या पढ़ा होगा, कूलाम का नियम पढ़ा होगा। कूलाम के नियम में कहा जाता है कि जब दो आवेश, ये है Q1 और ये है Q2, पास पास रखे हों, कहीं आसपास रखे हों, निकट में रखे हों, और इनके बीच की दूरी कितनी हो, इनके नाभिकों के बीच की दूरी, इनके केंद्रों के बीच की दूरी r हो, तब कूलाम बल लगता है इन दोनों पर। वो कितना लगता है, F बराबर K Q1 Q2/r²। ये कूलाम बल होता है, और K क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट होता है, जिसका मान क्या होता है K का, 1/4πε0। एप्सिलॉन 0, 1/4πε0 ये मान होता है, जो निश्चित मान होता है, और इन दोनों की आवेश गुणा हो जाती है और r² से भाग कर देते हैं। अब यहाँ देखो, यहाँ भी तो वही है, ये स्थैतिक बल है, विद्युत स्थैतिक आकर्षण बल। कैसे, K आपको दिख रहा है, यहाँ से K दिख रहा है, ये K आ गया यहाँ पे, ठीक है, ये जो K आपको दिख रहा है ये K आ गया। अब वहाँ Q1 Q2 थे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है नाभिक, तो नाभिक का आवेश होता है ZE, और जो इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है वो होता है E। तो ZE गुणा E, यानी कि Q1 Q2 को गुणा कर दो तो ZE और E की गुणा कर दो, तो ZE और E की गुणा कर दी, और नीचे की दूरी जो है वो है R थी, वहाँ पर यहाँ Rn है, तो Rn का स्क्वायर कर दो, Rn का वहाँ पर भी स्क्वायर कर रखा है, ठीक है। तो वो कूलाम का नियम लगा दिया, कूलाम का नियम लगा के हमने क्या कर दिया, यहाँ पे वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल निकाल दिया। अब इसी बल से हमें अभिकेंद्र बल मिलेगा, यानी किसको, हमें नहीं घूमना है, जो है सर्कुलर मोशन हमें नहीं करना, वृत्तीय गति हमें नहीं करनी, किसको करनी, इलेक्ट्रॉन को। तो इलेक्ट्रॉन को ये जो बल है वो अभिकेंद्र बल देगा, यानी कि इस बल के बराबर कौन होना चाहिए, अभिकेंद्र बल। तो अभिकेंद्र बल कितना बताया मैंने, mv²/r, यानी कि यहाँ भी n लगा दो और यहाँ भी n लगा दो, तो mvn²/Rn। आगे बात समझ में, तो दोनों बल क्या हो गए, आपस में बराबर हो गए। ये आपका अभिकेंद्र बल हो गया और ये आपका वैद्युत स्थैतिक आकर्षण बल हो गया। तो ये क्या है, आपस में बराबर हो गए, तो दोनों आपस में बराबर हो गए, निकल गए ऐसे। अब हमने क्या कर लिया, mvn² ये निकाला, Rn Rn से कट जाएगा, यहाँ एक Rn बच जाएगा, एक Rn यहाँ पर बच जाएगा, तो एक Rn बच गया, kZe²/Rn। अब हमने m से गुणा इधर भी कर दी, m से गुणा इधर भी कर दी, तो देख लो m से जब गुणा करी तो m²vn² हो गया, तो हमने mvn लिखकर पूरे का क्या लगा दिया, स्क्वायर लगा दिया, और इधर क्या आ गया, m एक अंदर यहाँ पर आ गया, kZme²/Rn। और mvn का मान कहीं निकाला था हमने पहली वाली समीकरण में, क्या निकाला था, NH/2πRn। तो NH/2πRn इसकी जगह हमने रख दिया NH/2πRn का स्क्वायर, और kZme²/Rn। आगे बात समझ में आपको, तो ये इस प्रकार से यहाँ पर आ गया। अब क्या करा, इसको आगे हल करते हैं, तो आगे यहाँ हल किया, कैसे हल किया, इसका ब्रैकेट खोल दो, स्क्वायर हटा दो, स्क्वायर हटेगा तो कहाँ चल जाएगा, n² h², 2 की घात 2 यानी कि 4, π² Rn का स्क्वायर, और ये क्या आ गया, kZm बच गया, ये 2 Rn थे, Rn की पावर 2 थी, एक Rn बचा। और क्या क्या कट गया, देखो कुछ और कटता है, तो और कुछ नहीं कटता है, आगे आ जाओ, वहाँ पर हमें Rn निकालना है, ये तो Rn निकालेंगे, तो ये Rn निकल गया, क्या बचा, n² h², 4π², k नीचे आ गया, z नीचे आ गया, me² नीचे आ गया। तो इस प्रकार हमें त्रिज्या मिल गई, किसकी, हमें त्रिज्या मिल गई nv बोर कक्षा की। तो हमें त्रिज्या मिल गई nv बोर कक्षा की, जो nv बोर कक्षा हमने बताई थी उसकी त्रिज्या हमें मिल गई, ठीक है। थोड़ा सा और इसको हल किया गया, तो इस प्रकार nv बोर कक्षा की त्रिज्या को थोड़ा सा और हल किया गया। तो k का मान रख दो, k का मान में अभी क्या बताया था, 1/4πε0। तो ये मान हमने
k का यहाँ रख दिया, देखो आपने, बाकी सब ऐसे का ऐसे ही है, k का मान रख दिया। अब यहाँ देखो 4 से 4 कट गया, 1 पाई से 1 पाई कट गया, तो 1 पाई बच गया यहाँ पे, तो वहाँ आ गया। एप्सिलॉन 0 1 बटे में नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा, तो एप्सिलॉन 0 n स्क्वायर h स्क्वायर बटे पाई बचा यहाँ पे z m e स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। तो Rn निकल गया कैसे, एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर, n स्क्वायर को बाहर ले लो ब्रैकेट के, ये बाहर ले लिया, एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर नीचे पाई z m e स्क्वायर। और यदि मैं इसे नियतांक मान लूं, क्या मान लूं, सबको नियतांक मान लूं, क्या मान लूं, सबको नियतांक मान लूं, केवल z को छोड़कर और इसको छोड़कर मैं नियतांक मान लूं, तो हम अनुक्रमानुपाती का ऐसे चिन्ह लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगा सकते हैं। यानी इस सबको नियतांक मानकर, z को छोड़कर और n स्क्वायर को छोड़कर हमने बाकी सब नियतांक मान लिए। एप्सिलॉन 0 नियतांक होता ही है, एप्सिलॉन 0 क्या होता है, नियतांक होता है। h प्लांक नियतांक है, पाई नियतांक होता ही है, 3.14 इसका मान होता है, या 22/7 हम रखते हैं। m भी द्रव्यमान रखा जाएगा इलेक्ट्रॉन का, तो वो भी एक तरह का इलेक्ट्रॉन का भी पता ही होता है हमें, द्रव्यमान कितना होता है 9.1 10⁻⁻31 किलोग्राम, वो भी पता होता है। e आवेश है 1.6 10⁻⁻19 जो है कूलम, तो वो भी पता होता है। सारे नियतांक हैं z को और n स्क्वायर को छोड़कर, तो जब हम इस सारे को नियतांक मान सकते हैं तो बराबर को हटाकर और इस नियतांक को हटाकर हमने प्रोपोर्शनल का चिन्ह लगा दिया, यानी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हमने लगा दिया। तो एक तो हमें ये याद रहनी चाहिए, क्या रहनी चाहिए, ये सूत्र याद रहना चाहिए। ये कभी भी जब क्वेश्चन आएगा इसमें तो ये सूत्र काम आ जाएगा। ठीक है, जब कोई परमाणु दिया गया जाएगा, चाहे हाइड्रोजन कह सकते हैं, हाइड्रोजन का अलावा भी कह सकते हैं कोई परमाणु, कोई हीलियम कह दे, कुछ और कह दे, ठीक है, किसी और प्रकार का परमाणु लिया, तो जब रखा जाएगा तो वहां z का मान रखकर हम इसको हल कर लेंगे। इसके बाद ये क्या हुआ, n स्क्वायर और बटे में z है, तो ये किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, इसके अनुक्रमानुपाती हो गया, किसके, इसके अनुक्रमानुपाती हो गया ये, तो ये n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हो गया। इसे मैं ढंग से लिख देता हूँ, n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती हो गया। और यदि यहाँ पर इसे हाइड्रोजन परमाणु कहा जाएगी, हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या क्या होगी फिर ये बताओ, तो z को क्या रख दो, 1 रख दो, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए मैंने बताया था कि हाइड्रोजन के लिए z कितना होता है, 1 होता है, तो 1 रख दिया। तो इस वाले 3 वाले समीकरण में 1 रख दो यहाँ पर, तो क्या निकलेगा सूत्र, Rn बराबर एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, क्योंकि z क्या हो गया, 1 हो गया, और n स्क्वायर ऐसे का ऐसा ही रह गया। और यदि ये सारे कांस्टेंट हैं, क्या है ये, एप्सिलॉन 0 भी कांस्टेंट है, h स्क्वायर भी कांस्टेंट है, पाई m e स्क्वायर सब कांस्टेंट है, क्या है ये कांस्टेंट है, तो ये क्या आ गया, अनुक्रमानुपाती का चिन्ह आ गया। और ये किसके बराबर हो गया, Rn प्रोपोर्शनल टू, Rn अनुक्रमानुपाती है n स्क्वायर के, किसके अनुक्रमानुपाती है, n स्क्वायर के अनुक्रमानुपाती है। इसका मतलब कक्षा की जो संख्या है, क्या है, कक्षा की संख्या, nवीं कक्षा है ना, ये क्या है, nवीं कक्षा, तो nवीं कक्षा क्या है, संख्या ही तो है कक्षा की, कि इसमें n कक्षाएं हैं, इलेक्ट्रॉन की कितनी कक्षाएं, n कक्षाएं हैं, 1 2 3 4 5 6 से लेकर n तक, तो कक्षा की संख्या ही तो है। तो जो त्रिज्या होती है वो कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, किसके वर्ग के अनुक्रमानुपाती है, कक्षा की संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती है। और इससे क्या कहते हैं हम, मुख्य क्वांटम संख्या भी कहते हैं, n को क्या कहते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या भी इसे हम कहते हैं n को। तो इसलिए इसकी एक परिभाषा आ जाती है इस वाली चीज की, इस वाला जो एक्सप्रेशन आया, तो इसकी परिभाषा के रूप में क्या लिखते हो, तो ये जो स्थायी कक्षाओं की त्रिज्या, ये जो स्थायी कक्षा थी nवीं कक्षा, उसकी त्रिज्या किसी परमाणु विशेष के लिए, किसी परमाणु विशेष मतलब हाइड्रोजन के लिए, किसी परमाणु विशेष के लिए उनके संगत मुख्य क्वांटम संख्या, यानी कि क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात कक्षा की संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, मुख्य क्वांटम संख्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती, या फिर कक्षा की संख्या n के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है, क्या, त्रिज्या। आई बात समझ में, क्लियर है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, शब्दों में इस प्रकार से लिखा जाएगा, ठीक है। अब n क्या है, मुख्य क्वांटम संख्या, या कह लो कि कक्षा की संख्या है। तो कक्षा की संख्या तो 1 से लेकर कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 से और भी आगे तक।
तो हमने ये कह दिया कि ये रख के देखो जरा, तो रख के देख लो। n बराबर 1 2 3 4 5 के संगत कक्षाओं की संख्या त्रिज्याएं, तो जब हम n बराबर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, क्या रख देंगे, 1 रख देंगे, तो r1 बराबर क्या आ जाएगा, r1 अनुक्रमानुपाती आ जाएगा 1 की घात 2 के, तो 1 की घात 2 के बराबर 1 ही होता है। r2 कितना आ जाएगा, n की जगह 1 रख दिया, n की जगह 2 रख दिया, अनुक्रमानुपाती तो नहीं हटने वाला, ये तो ऐसे ही रहेगा। जब आप यहाँ मान रख रहे हो, यदि यहाँ मान रखोगे तो हमें सारे मान रखने पड़ेंगे। अभी केवल हम बात कर रहे हैं केवल इस समीकरण की। तो r अनुक्रमानुपाती 2 की घात 2, तो ये कितना होता है, 4 होता है। r3 निकालें, अनुक्रमानुपाती 3 की घात 2, यानी कि कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो r बराबर, तो मुख्य क्वांटम संख्या n बराबर 1 2 3 4 5 रखने पर संगत कक्षाओं की संख्या कितनी आ जाती है, त्रिज्या कितनी आ जाती है, 1 यहाँ से, 4 यहाँ से, 9 यहाँ से, और जब 4 की घात 2 रखोगे 16, वो यहाँ से, और फिर 25 आ जाएगी। और ये सारे क्या होंगे, आपस में अनुपात में होंगे। कैसे होंगे, अनुपात में होंगे, इनके अनुपात में ये होती हैं मुख्य क्वांटम संख्या, इसके लिए संगत कक्षाओं की त्रिज्याएं इतने अनुपात में होती हैं। ठीक है, क्लियर है। अब इन्होंने बात एक कही कि हमने यहां तो मान रख के देख लिया, एक बार यहां भी रख के देख लो। कहां पर, कहां पर, यहां पर। तो इसमें क्या कहा इन्होंने कि हाइड्रोजन परमाणु Z बराबर 1 के लिए प्रथम कक्षा निकाल के देखो, n बराबर 1 रख के देखो। कहां पर रख के देखो, यहां पर। तो Z बराबर 1 रख दिया हमने पहले तो Z बराबर 1 रखते के साथ ही ये वाली समीकरण आ जाएगी 4 नंबर की, क्योंकि Z बराबर 1 रख के तो आई थी समीकरण, ये आ गई। अब इसमें n बराबर 1 और रख दो, तो r1 निकाल दिया, n बराबर 1 रख के r1 निकाल दिया, तो कितना आया, एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर बटे पाई m e स्क्वायर, और n क्या हो गया, 1 की घात 2 कितनी होगी, 1 ही हो गई, तो ये आ गया। अब यहाँ पर इनके मान रख दिए जाते हैं, किसे कहते हैं, क्या रख दिए जाते हैं, मान रख दिए जाते हैं। पहले तो जो ये सूत्र आया हमारा n बराबर 1 के लिए, किसके लिए, n बराबर 1 के लिए जो ये सूत्र आ गया हमारा, इसे कहते हैं बोर त्रिज्या। क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या, यानी कि बोर करने वाली त्रिज्या, यानी कि नील बोर की त्रिज्या। ठीक है, बोर करने वाली त्रिज्या नहीं है, ये नील बोर की त्रिज्या है, तो नील बोर ने दी थी तो बोर त्रिज्या इसका नाम आ गया। तो बोर त्रिज्या इसे हम कहते हैं। ये सूत्र जो निकल कर आया Z बराबर 1 के लिए आया है और ये n बराबर 1 के लिए आया है। तो ऐसा प्रश्न आ सकता है कि n बराबर 1 के लिए कक्षा, पहली कक्षा के लिए, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए त्रिज्या निकालो, ये निकालो, तो त्रिज्या ऐसे निकलेगी, r1 बराबर एप्सिलॉन 0 h स्क्वायर पाई m e स्क्वायर, तो ये आ जाती है बोर त्रिज्या से हम बोलते हैं। या फिर कह सकते हैं कि बोर त्रिज्या कैसे निकालोगे, हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के बोर सिद्धांत के अनुसार बोर त्रिज्या का सूत्र निगमित कीजिए। ठीक है, तो इस प्रकार का क्वेश्चन भी आ सकता है। और जब हम इसमें मान रखते हैं इनके, तो मान कैसे आएंगे, मान आपको पता होंगे कि यहाँ पे एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, ये होता है 8.85 10 की पावर -12 फैरड पर मीटर, फैरड पर मीटर होता है ये। H क्या है, प्लांक कांस्टेंट, तो ये कितना होता है 6.6 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। पाई हमें पता ही है क्या होता है, या तो 22/7 रख दो या फिर 3.14 रख दो। M इलेक्ट्रॉन के लिए निकाल रहे हैं तो M 9.1 10 की पावर -31 किलोग्राम। और जो हम E रखते हैं ये होता है E कितना होता है 1.6 10 की पावर -19 क्या कूलम्ब होता है। तो जब ये सारे मान हम यहाँ पर रख देते हैं R1 के लिए, पहली कक्षा के लिए, तो R1 हमारा ये आ जाता है, देख लेना ध्यान से, R1 कितना आ जाता है हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53 एंगस्ट्रॉम आ जाता है। कितना आता है 0.53 एंगस्ट्रॉम आता है। और ये सारे सार्वत्रिक मानों के संकेत नियतांकों के मान रखने पर आया, ये सारे मान में रख दूंगा तो ये निकल कर आ जाएगा। अब ये कहते हैं कि R1 तो निकल गई, R2 भी निकाल दो। क्या निकाल दो, R2 भी निकाल दो। तो R2 के लिए तो n कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो 2 रखोगे तो 2 की घात 2 4,
तो यानी कि 2 की घात 2 से गुणा हो जाएगी इस पूरे की। तो यानी कि R2 निकालोगे तो 2 की घात 2 से इसकी R1 की गुणा हो गई। तो ये कितना आ गया 4R1 और 4 से 0.53 2.12 एंगस्ट्रॉम। और यदि 3 रख दोगे यहाँ पे तो 3 की घात 2, तो 3 की घात 2 से R1 की गुणा कर दो, तो 3 की घात 2 यानी 9 से R1 की और 9 से गुणा करके ये आ गया आपका 4.71 एंगस्ट्रॉम। तो इस प्रकार से हम हाइड्रोजन सदृश परमाणु यानी कि बेसिकली तो हाइड्रोजन के लिए आ गया ये बाद में, पर हाइड्रोजन सदृश का मतलब है कि n कक्षा की nवीं कक्षा की हम त्रिज्या निकाल रहे थे, तो वो हाइड्रोजन सदृश परमाणु के लिए निकाल रहे थे। तो यदि हम R1 के लिए निकालते हैं तो इस प्रकार से आता है, और यदि Z बराबर 1 रख के हाइड्रोजन परमाणु के लिए निकाल रहे हैं तो हाइड्रोजन के लिए निकल गई। परंतु यदि Z कुछ और होता, जैसे कि गोल्ड के लिए क्या होता है, सोने के लिए 179 होता है Z, तो वहां निकालते तो Z बराबर 179 रख दिया जाता है, यहाँ पर क्या रख दिया 179, तो ये उस तरह के परमाणु के लिए निकल जाती। ठीक है, तो हमारा मतलब है एक जनरल सूत्र बनाना, एक व्यापक सूत्र बनाना जो सभी तरह के परमाणु के लिए लग जाए, तो वो हमने यहाँ पर बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर बन गया, सूत्र बन गया, और हाइड्रोजन के लिए से हमने निकाल कर भी आपको दिखा दिया। अब बात करेंगे इसकी वेलोसिटी की। किसकी? वेलोसिटी की, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन घूमता है इसमें तो उसकी Vn भी तो होगी, यानी कि Rn जब आपने निकाला है तो Vn भी निकाल लो, तो Vn कितना होता है। तो बच्चों अब हम देखते हैं स्थायी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय चाल, यानी कि जिस ऑर्बिट में यानी कि कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन घूम रहा था, यानी कि इलेक्ट्रॉन ने बताया था यहाँ घूम रहा था किसके चारों ओर, नाभिक के चारों ओर। तो नाभिक के चारों ओर जब ये घूम रहा था तो इसकी कक्षीय चाल कितनी है, इसकी कितनी है कक्षीय चाल हमें निकालनी है। यानी कि कक्षीय चाल इस तरह से होगी, ऐसे जा रहा होगा Vn चाल से, Vn वेग कह सकते हो, चाल कह सकते हो। तो Vn वेग या चाल से ये जो है घूम रहा है। हमने त्रिज्या निकाल ली, Rn निकाल ली, Rn निकाल के हमने बताया कि किस तरह से त्रिज्या निकलती है। और हाइड्रोजन परमाणु के लिए जो कि Z बराबर 1 होता है, तो पहली कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, द्वितीय कक्षा की त्रिज्या क्या होगी, और तीसरी कक्षा की त्रिज्या कितनी होगी, तो वो हमने वहां निकाला। इसके बाद अब हम क्या निकाल रहे हैं, चाल निकाल रहे हैं इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा के लिए। तो पहले nवीं कक्षा के लिए निकालेंगे, फिर उसको जनरल रूप में, सामान्य रूप में किसके लिए निकालेंगे, V1 निकाल लेंगे, यानी कि पहली कक्षा के लिए। तो इसका हम बनाते हैं फॉर्मूला। कैसे बनाओगे आप, तो पिछले जो अभी हमने पढ़ा है आपको, अभी मैंने रब करने से पहले जो पढ़ा है आपको, उसमें मैंने 2 इक्वेशन निकाली आपके सामने। एक तो पहली इक्वेशन और एक थर्ड इक्वेशन निकाली। कौन सी निकाली, थर्ड, और पहली निकाली। तो पहली क्या थी, MVN Rn बराबर NH/2π, यानी कोणीय संवेग वाला नियम है ये, जो कि बोर का प्रथम अभिगृहित है कि कोणीय संवेग कितना होना चाहिए, NH/2π होना चाहिए, और वो किसके बराबर होना चाहिए, MVR के बराबर होना चाहिए। और क्योंकि nवीं कक्षा है तो n के लिए n यहाँ लगा दिया। इसी प्रकार से Rn हम निकाल के लेकर आए, कक्षा की जो त्रिज्या है, nवीं बोर कक्षा की जो त्रिज्या है उसको हम निकाल के लेकर आए इस सूत्र से। तो इनका हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे। किसका करेंगे, इसका प्रयोग करेंगे। तो हम यहाँ से क्या निकाल लेते हैं, हम यहाँ से Vn निकाल लेते हैं समीकरण 1 से। हम कहते हैं समीकरण 1 से Vn, हमें चाल ही तो निकालनी है, कक्षीय चाल निकालनी है, तो कक्षीय चाल के लिए हम Vn निकाल लेते हैं। तो जब मैं Vn निकालूंगा यहाँ से, तो M और Rn कहाँ चले जाएंगे, नीचे चले जाएंगे। तो यहाँ क्या सूत्र बन जाएगा, NH/2π M/Rn, ये बन जाएगा, ये तो बन जाएगा। मैं इस n को बाहर लिख देता हूं, किस प्रकार से, h को अंदर रख लिया, 2π M/Rn, और इस प्रकार से n को ले लिया मैंने बाहर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ब्रैकेट बना के इसे n को बाहर ले लिया। तो इसके बाद Rn का जो मान है, Rn का जो मान है वो यहां से रख दो समीकरण थर्ड से। तो हमने क्या कहा, समीकरण 3 से Rn का मान रखने पर, तो मैंने यहां रख देता हूं Rn की जगह। तो Vn कितना हो जाएगा, Vn बराबर h/2π M/Rn। Rn का मान क्या है, ये है ε0h² बटे πZme², और n यहां पर बाहर चल रहा है, अलग से चल रहा है। ठीक है,
और ब्रैकेट के बाहर क्या है, एन स्क्वायर भी था, तो यहाँ एन स्क्वायर भी है, ठीक है, एन स्क्वायर भी यहाँ पर लगा हुआ है। तो एक एन से एक एन हमारा कट गया, एक एन से हमने एक एन यहाँ काट दिया, एक एन यहाँ पर बच गया हमारा। इस पाई से ये पाई कट गया, किस पाई से, पाई से ये पाई कट गया। एक एच से ये एच कट गया, तो यहाँ एच बन जा एच, एक बचा यहाँ पे, ठीक है। और ये संख्या जो नीचे की है ये कहाँ चली जाएगी, ये ऊपर चली जाएगी, ये यहाँ पहुँच जाएगी ऊपर, क्योंकि एक बटा फिर ये दूसरा बटा आ गया, तो दूसरे बटे की जो रहती है ना चीज़ें वो ऊपर चली जाती हैं। तो ये क्या आ गया ऊपर, जेड एम ई स्क्वायर, जेड एम ई स्क्वायर, ठीक है। बटे में क्या आ गया आपका, सॉरी ये m से m भी कट जाएगा तो m भी नहीं आएगा, क्या नहीं आएगा, m से m भी कट गया तो जेड ई स्क्वायर आएगा, केवल जेड ई स्क्वायर। और नीचे क्या बचा है, ये 2 बच गया, एप्सिलॉन 0 बच गया, h एक कट चुका, एक बच गया, और एक n कट चुका, एक n बच गया। तो इस प्रकार से केवल ये बच जाते हैं जो कि Vn में बचते हैं, किस में बचते हैं, Vn में बचते हैं। और इस प्रकार से यदि मैं Vn को लिखना चाहूँ तो ये ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 h, क्या गया 2 एप्सिलॉन 0 h, ये तो ब्रैकेट के अंदर रख दिए और बाहर निकाल के रख दिए जेड बटे n, जेड को बाहर निकाल दिया और n बटे में उसको बटे में n निकाल दिया, तो जेड बटे n। और यदि इसको देखा जाए तो ये सारे के सारे नियतांक हैं, क्या है, ये सारे के सारे नियतांक हैं। और जब ये सारे के सारे नियतांक हैं तो मैं Vn करूंगा और अनुक्रमानुपाती का चिन्ह लगाऊंगा और इसको हटा दूंगा, इक्वल को और इस अनुक्रमानुपाती को मैं हटा दूंगा, मतलब ये कांस्टेंट है, ये इसको हटा दूंगा और ये लगाकर जेड बटे n लिख दूंगा, बस क्या लिख दूंगा, Vn प्रोपोर्शनल टू जेड बटे n। वैसे यदि आप सूत्र देखना चाहो तो ये सूत्र बन चुका है, ये आप नोट कर सकते हो, ये चौथी समीकरण आपकी बन चुकी है जो कि किसकी आ गई है, Vn के लिए। तो ये आ गया आपका। अब यदि हम कहें हाइड्रोजन परमाणु की बात, तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए जेड क्या होता है, 1 होता है। जेड कितना होता है, 1 होता है, ये तो होता है। तो जेड जब 1 रखोगे आप तो यहां रख दो जेड 1, तो क्या रखोगे, तो Vn कितना आ गया, Vn आ गया, या इसमें रख दो तो इसमें कितना आ जाएगा, ई स्क्वायर बटे 2 एप्सिलॉन 0 h और ब्रैकेट के बाहर 1 बटे n, जेड की जगह क्या रख दिया, 1 रख दिया। और यदि मैं इसको भी फिर दोबारा से क्या कहूँ कि ये क्या है, ये तो सारे कांस्टेंट हैं, ये तो नियतांक है, तो Vn क्या आ गया, प्रोपोर्शनल टू 1/n, यानी अनुक्रमानुपाती 1/n। यहाँ से भी तो ये पता चल रहा है, यदि मैं जेड को 1 रख देता तो Vn अनुक्रमानुपाती 1/n। तो ये हमारा फिर से हाइड्रोजन परमाणु के लिए सूत्र बन गया, किसके लिए सूत्र बन गया, ये हाइड्रोजन परमाणु के लिए ये हमारा सूत्र बन गया, किसका, कक्षीय चाल का। कक्षीय चाल जो होती है इलेक्ट्रॉन की, ये होती है कौन सी कक्षा में, nवीं कक्षा में, तो Vn प्रोपोर्शनल टू 1/n, ये आपका आ गया निकल के। अब हम इसमें करते हैं कोशिश मान रखने की, हम कहते हैं 5वीं समीकरण बन गई। इस 5वीं समीकरण में अब हम मान रख देते हैं, क्या रख देते हैं, अच्छा इससे क्या पता चल रहा है, एक चीज और पता चल रही है इससे कि मुख्य क्वांटम संख्या का नीचे है और ये क्या, कक्षीय चाल। तो इलेक्ट्रॉन की nवीं कक्षा में चाल जो होगी वो मुख्य क्वांटम संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होगी, क्या होगी, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो व्युत्क्रमानुपाती 1/n है ना, तो नीचे है n 1 के बटे में, तो व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं इसे, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम क्या करते हैं, इससे इसका मान निकालते हैं, क्या निकालते हैं, इससे मान निकालते हैं। तो हम इसमें कुछ इस समीकरण के अंदर हम कुछ इसके मान रखेंगे। तो हमें क्या पता है, हमें ई का पता है, कितना होता है ई, 1.6, अभी थोड़ी देर पहले बताया भी था मैंने, कूलाम, ये तो होता है। एप्सिलॉन 0 भी मैंने आपको बताया था अभी, 8.85 10⁻⁻12, कितना, फेरेड पर मीटर, फेरेड पर मीटर होता है ये। फेरेड को वैसे लिखना चाहो तो हिंदी में तो फेरेड लिख लो, फेरेड पर मीटर, ठीक। h क्या होता है, प्लांक नियतांक, 6.63 भी लिख सकते हैं और कई बार 3 नहीं भी लिखते हैं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10⁻⁻34, क्योंकि माइनस की घात बहुत बड़ी है तो 3 से क्या फर्क पड़ने वाला, 0.3 से, इससे फर्क पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगा तो जूल सेकंड होता है ये।
सबका मान पता चल गया, तो Vn निकाल दो। तो Vn बराबर रख दो यहाँ पे, कितना आ गया, कितना आ गया Vn बराबर। अच्छा एक चीज़ और, यहाँ पर हम पहली कक्षा के लिए निकालेंगे, पहली कक्षा के लिए, इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा के लिए, तो n बराबर 1 रख देंगे। क्या रख देंगे, n बराबर 1 रख देंगे। तो V1 निकालेंगे हम, क्या निकालेंगे, V1। तो यहाँ रख दो E का मान 1.6 10 की पावर -19, और उसकी घात कितनी है, 2 घात है। बटे में आ जाओ, नीचे रखो 2, एप्सिलॉन 0 की जगह रख दो 8.85 10 की पावर -12 और गुणा के अंदर h भी है। h कितना है, इतना 6.6 10 की पावर -34 ये आ गया। और ये किस में आएगा, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। ठीक है, मीटर प्रति सेकंड में आएगा। और जब आप इसे सोल्व कर लोगे, हल करोगे, इसको कैलकुलेटर से हल कर लेना, साइंटिफिक कैलकुलेटर से, या वैसे भी कोशिश कर लेना भाग करके और गुणा करके देखने की, तो ये आपका आ जाएगा 2.19 10 की पावर 6 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 10 की पावर ये 6 आ जाएगा। और ये कितना, किस में आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड में। तो V1 इलेक्ट्रॉन की चाल देखो कितनी ज़्यादा होती है, 10 की पावर 6 है ये। आपको पता है कि प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की चाल पता है किसी को, प्रकाश की चाल 3 गुणा 10 की पावर 8 पता होगा, कितना होता है, 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकंड होती है। तो ये तो 10 की पावर 6 है और ये 10 की पावर 8, तो काफ़ी ज़्यादा चाल है। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा में, हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन की चाल है वो 10 की पावर 6 में आ रही है, और नीचे क्या है, 10 की पावर 8 में, तो काफ़ी ज़्यादा होती है। और जब हम क्या करते हैं, इस V1 को C से भाग कर देते हैं, किससे कर देते हैं, इस V1 को C से भाग कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन की चाल को हम किसकी चाल से, प्रकाश की चाल से भाग कर देते हैं। तो 2.19 गुणा 10 की पावर 6 बटे 3 गुणा 10 की पावर 8। तो जब नीचे की संख्या बड़ी है ऊपर की संख्या छोटी है, तो जब आप भाग करोगे तो ये आ जाएगा 137। कितना आ जाएगा, तो V बटा C कितना आ गया, 1/137, 1/137 आ जाता है। और इसे कहते हैं, इंग्लिश में इसे बोलते हैं फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं इंग्लिश में। इसे क्या बोलते हैं, फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट। जो 1/137 निकल के आया है, ये फाइन स्ट्रक्चर कांस्टेंट बोलते हैं। और इसे वैसे क्या बोलते हैं, सूक्ष्म संरचना नियतांक। क्या बोलते हैं, सूक्ष्म संरचना नियतांक इसे हम बोलते हैं। तो बच्चों आपने देखा आज हमने क्या निकाला, आज हमने हाइड्रोजन सदस्य परमाणु के लिए एक व्यापक रूप में जो है कक्षा की त्रिज्या निकाली, यानी कि nवीं कक्षा की त्रिज्या हमने Rn निकाली, उसका सूत्र निकाला। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप उन सूत्र में अलग अलग डिफरेंट मान रखकर, जो कि मान मैंने आपको बताए भी हैं कि इस तरह के कांस्टेंट वाले मान रखे जाते हैं, तो वो रखकर आप निकाल सकते हो, और जो भी कंडीशन एग्जाम में क्वेश्चन की दी गई होती है उसके अकॉर्डिंग रखकर। इसके अलावा मैंने आपको चाल बताई कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से घूमता है। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और आती हैं, जैसे कि इसमें इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निकाली जाती है कि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या होगी जब वो किसी कक्षा में घूमता है। तो वो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा जो है वो हम इस लेक्चर में आज नहीं बता पाएंगे, क्योंकि एक लेक्चर की एक लिमिट होती है उसमें मैटर समझाने की, तो हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे साथ जरूर जुड़े रहें, क्योंकि यहाँ 2 चीज़ें हमने आपको बताई है मेन इंपॉर्टेंट, और इसी टॉपिक से रिलेटेड ही आप उसे समझो कि इलेक्ट्रॉन की हमें क्या निकालनी है, ऊर्जा निकालनी है। तो ऊर्जा हम नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में आप हमसे जुड़े रहिए। तो तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, थैंक यू वेरी मच।